बहुत ही होनहार, रहमदिल और नेक इंसान था अरविंद देसाई। जयंत के साथ उसने इस कंपनी में काम करना शुरू किया था और देखते ही देखते 3 साल में इस कदर तरक्की की कि कहां से कहां तक पहुंच गया। लेकिन यकीन नहीं होता कि अरविंद और किसी लड़की को धोखा दे सकता है। अब मुझे समझ में आया कि वो टैक्सी वाला हमें लेने रोज रोज वहां क्यों आता था। एक्चुअली इंस्पेक्टर वो किसी मौके की तलाश में था, और क्योंकि अरविंद उस दिन अकेला उसकी टैक्सी में गया था तो वो मौका उससे मिल गया, और उसी मौके का फायदा उठाकर उसने अरविंद का खून कर दिया। और हैरत की बात यह है जैन बाबू कि अरविंद देसाई की बॉडी पे कोई निशान ही नहीं था। उसे मारने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि कि ऐसी एक दवाई का जो डायबिटिक्स के लिए जहर से ज्यादा खतरनाक होती है, और वही अरविंद देसाई के साथ हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि अरविंद देसाई को मारने के लिए एक नाइट्रोकोलिन नाम की दवाई का इस्तेमाल किया गया, और मुझे पूरा यकीन है कि वो दवा उस ड्राइवर ने नहीं बल्कि किसी और ने दी थी। किसने दी थी? इसी ऑफिस के किसी शख्स ने। और वो दवा उसके शरीर में पहुंचाने के लिए कातिल ने एक बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही अनोखा रास्ता इख्तियार किया। अनोखा रास्ता? मैं कुछ समझा नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कातिल के हाथ में एक छोटी सी खरोंच थी, जिसके जरिए वो दवा कातिल के शरीर के अंदर पहुंचाई गई। अब वो खरोंच किसी भी चीज से आ सकती है, कोई चाकू, कोई पिन या कोई नाखून। नाखून? जी हाँ। वैसे आपके नाखून भी काफी बड़े हैं मिस मोनिका। क्या मतलब है आपका? मैंने अरविंद का खून किया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिस मोनिका। आप तो खां घबरा गई। पुलिस वाला हूं, शक के दाने फेंक रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है कातिल ने नाखून का इस्तेमाल किया हो सकता है। और यही नहीं, कातिल ने उस टैक्सी में रिसीट की एक छोटा सा टुकड़ा प्लांट किया था उस ड्राइवर को फंसाने के लिए। इससे यह साबित होता है कि वो ड्राइवर को अच्छी तरह जानता था और अरविंद देसाई के साथ उसी टैक्सी में रोज सफर करता था। और यहां ऐसा सिर्फ एक शख्स है, और वो शख्स आप हैं जयंत बाबू। आप? मैं? जी हाँ। आप क्या समझते हैं? ये अपने नाखून कटवा के आपने बहुत बड़ी होशियारी का काम किया। मुझे अच्छी तरह याद है जैन बाबू, जब आप पहली बार पुलिस स्टेशन आए थे तो आपकी ये चीची उंगली का, ये आखिरी उंगली का नाखून काफी बड़ा था, मिस मोनिका की तरह। व्हाट? करेक्ट? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैंने अपने दोस्त का खून किया है? आप एक नाखून के दम पर मुझे खूनी साबित नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। नाखून कोई सबूत नहीं होता है। नाखून तो बहुत बड़ी चीज होती है जयंत बाबू। एक बाल ही काफी होता है मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और मेरे पास जीता जागता गवाह है। श्रीवास्तव। सर। इंस्पेक्टर, यही महेश सावंत है। मुझे अच्छी तरह से याद है, इसी ने नाइट्रोकोलिन उस दिन खरीदा था। और कोई सबूत चाहिए जयंत बाबू? आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था वो, और आपने उसके साथ गद्दारी की, जान ले लिया आपने उसके पीठ पे छुरा घोंप दिया। लानत है आप पर। छुरा मैंने नहीं, छुरा उसने घोंपा था मेरी पीठ पे इंस्पेक्टर। मैंने उसे इस कंपनी में नौकरी पे लगवाया था।
और देखते ही देखते वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। और ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होता था इंस्पेक्टर। और जिस दिन मुझे पता चला कि उसे मेरी जगह ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, उस दिन तो मेरा खून खौल गया इंस्पेक्टर। और मुझे लगने लगा कि उसकी मौत के सिवा मेरी तरक्की का कोई और रास्ता नहीं। और मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एनीवे, अब पार्टी तो तू जब देगा तब देगा, पर मुबारकबाद तो तुझे अभी दे ही देनी चाहिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं जानता था इंस्पेक्टर कि अरविंद को डायबिटीज है, और डायबिटीज के मरीजों के लिए नाइट्रोकोलिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और उस दिन मुबारकबाद देने के बहाने वो जहर मैंने उसकी रगों में उतार दिया। वो तो मर गया इंस्पेक्टर, लेकिन मरते मरते वो मुझे बर्बाद कर गया। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। आपकी किस्मत के साथ साथ आपकी नीयत खराब थी जैन बाबू। जुर्म और चालाकी से अगर इंसान कामयाब हो जाता तो दुनिया का हर चालाक मुजरिम आज कामयाब होता। किसी बेगुनाह की लाश पे चढ़ के इंसान कामयाबी की चोटी पे कभी नहीं पहुंच सकता। मैं आपको अरविंद देसाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मंजू, मंजू कहाँ चली गई? माँ, क्या हुआ माँ को? शांति, माँ को कुछ हो गया, मैं देख के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ, ये रोज का है। सो जाओ चुपचाप। कैसी बीवी मिली है? अरे भोला, कहाँ मर गया? कब बखत कहीं का? अरे कब से कहा हुआ चाय ला मेरी? प्रणाम दादी माँ। पाँव छूने में तेरी नानी मरेगी क्या? प्रणाम दादी माँ। पाँव छू रही है या नाखून मार रही है? जानवरों की तरह नाखून बढ़ा के रखे हुए। मैं याद रखना, तेरी नाखून खाल से उखेड़ के फेंक दूंगी। काट आज इनको। और तू क्या मुंह देख रही है? थाली कौन लेगा? तेरी मरी हुई माँ। चल ले। ए भोला, लीजिए मालकिन चाय। हाँ रख देना यहाँ, रख दे। कप में चाय कौन डालेगा? मेरा मरा हुआ पति। चाय तो ऐसे दे रहा है जैसे मुझ पे एहसान कर रहा है। और मैंने तुझे कहा था दरोगा को बुला के ला, क्यों नहीं लाया? दरोगा? क्या हुआ दादी माँ? ये जन्म जली पूछ रही है क्या हुआ दादी माँ। अरे वो चुड़ैल मेरा गला काट देती और तू पूछ रही क्या हुआ। अब तू चुप क्यों खड़ा है? तेरे मुंह में मूंग है क्या? मालकिन गया तो था, मगर वो ससुरा कहता है बाद में आऊंगा। बाद में? मेरे मरने के बाद आएगा? चल जा जा। माँ, तुम भी खावा खा। घर में पुलिस आएगी तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ हाँ, तू क्यों चाहेगा कि घर में पुलिस आए? तुझे डर है ना कि पुलिस आएगी तो तेरी बीवी को पकड़ के ले जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है आप माँ जी? तू चुप रह बेशरम। मैं क्या जानती नहीं? तू मेरी छाती में बैठ के मेरे मरने के दिन गिन रही है। पर तू लाख जतन कर ले, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। तुझे मार के ही मरूंगी। माँ! तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो ले जा इसे। वैसे भी तू अपना हिस्सा ले चुका है।
जब तूने इस कलमुही से शादी की। अब अपना हिस्सा उड़ाकर घर वापस आ गया है। जब तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता था कि कभी घर वापस नहीं आऊंगा, अब किस मुंह से आया बेशरम? माँ जी, हम तो आपकी बीमारी की खबर सुनकर आए हैं। हाय हाय, कितना ख्याल है बेचारी को मेरा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं मर भी गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें और ना तुम्हारी इस नचनिया औलाद को। चलो शांति। अरे कमबख्तो, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ जाके घर का काम करो, चलो। जी दादी। देख लिया तुमने, तुम्हारी माँ में फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। उसकी वजह भी तो तुम ही हो शांति। वो अब भी तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे तो क्या, वो हमारे बेटे को भी पसंद नहीं करती। करण उन्हें एक आंख नहीं पाता, क्योंकि वो मेरा बेटा है। तुम समझती क्यों नहीं शांति? तुम्हारे बेटे करण की हरकतें ऐसी है कि। हाय मॉम, डैड, कैसी लग रही हूँ मैं? करण? करण, ये क्या बेहूदगी है? ये क्या गाना बना रखा है तुमने? वो एक मैं प्ले में लड़की का पार्ट कर रहा हूँ ना, थोड़ी रिहर्सल कर रहा था। वैसे कैसा लग रही हूँ? मैं लग रहा हूँ। करण, पता है तुम्हें, तुम्हारी यही वजह से आज दादी ने तुम्हें नचनिया कहा। क्या? हाँ। कम ऑन मॉम, दादी तो सचिया गई हैं, और वैसे भी तो आप उनकी बातों को क्यों बुरा मानती हैं? मुझे तो लगता है अगर वो मर जाए ना तो मेरा तो पिंड छूटे। ये क्या बकवास कर रही हो शांति? ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे वैसे ही मम्मी को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। पता नहीं बेचारी कब भगवान को प्यारी हो जाए। बिल्कुल नहीं, वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। वो हम सबको मार के ही मरेगी। मंजू, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी दादी है। माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। वो भी अपने फायदे के लिए, ताकि फ्री में उन्हें 2 नौकरानियां मिल जाएं। मंजू, और वैसे भी हमारी हैसियत नौकरानियों से ज्यादा है भी नहीं। लेकिन देख लेना, जिस दिन ये बुढ़िया मरेगी ना, उस दिन हमारी हैसियत रानियों जैसी होगी। भगवान जाने वो दिन कब आएगा। ऐसे दिन खुद नहीं आते, बल्कि लाए जाते। समझी? हरामखोर भोला के बच्चे, तुझे कितनी दफा कहा है कि बत्तियां बंद करके रखा कर। मालूम है ना बिजली का बिल कितना आता है? भोला, कहाँ मर गया? बचाओ, 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 बचाओ। क्या हुआ दादी? माँ क्या हुआ माँ? परे हट कमबख्त, मैं जानती हूँ तुम लोग सब मुझे मिलकर मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी होने नहीं दूंगी। दरोगा नहीं आया तो ना सही, मैं इंस्पेक्टर भारत को फोन करती हूँ। ना फोन दे। इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो भारत बेटा, मैं लीलावती बोल रही हूँ। मेरे पति दिवारका दास के तुम्हारे पिताजी बहुत गहरे दोस्त थे। अरे हाँ, जी 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 जी, मुझे याद आया। मैं लीलावती आंटी जी, आपने कैसे याद किया? बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम क्या यहाँ मेरे पास पनवेल आ सकते हो? आप बुला रही हैं, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन आप बताइए ना कि बात क्या है। कुछ जरूरी बातें हैं बेटा, तुम आ जाओ तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। हाँ, जीते रहो। अब तुम लोगों को पता लगेगा, मैं एक एक की खाल उतरवा दूंगी, याद रखना। तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। अब कैसी है मेरी दादी की तबीयत? ये क्या,
लगता है आजकल आप लोग इनका ख्याल नहीं रख रही हैं। ब्लड प्रेशर काफी बढ़ चुका है। एक बात कहूँ डॉक्टर, जी। आपको देखकर मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये मनुष्य, ये क्या खुसर खुसर कर रही है? डॉक्टर, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मेरी लड़कियों से बात मत किया करो। ये लीलावती जी, आप जरा भी अब टेंशन ना लीजिए। ये आपके टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका है, और अगर इसी तरह रहा तो एक दिन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक तो ये लोग हैं मेरे लिए, जो मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, हाथ मलते रह जाएंगे। फिलहाल अगर ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर रहा तो शाम तक मुझे आपको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इसे आप प्लीज मंगवा लीजिएगा। ये क्या मंगवाएगी? दवाइयां तो मैं मंगवाऊंगी, तू क्या खड़ी देख रही है? जा पूजा को भेज। लीलावती, इसमें आपको मैंने 2 नई कैप्सूल लिख के दी हैं और बाकी आपकी पुरानी गोलियां एज इट इज हैं। डॉक्टर साहब, अब ये नींद की गोलियां मुझ पे असर नहीं कर रही, आप कोई दूसरी नींद की दवाई लिख के दीजिए ना। लीलावती जी, ज्यादा नींद की गोलियां खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। पूजा, ये डॉक्टर श्रीकांत ने दवाइयाँ लिख कर दी है, भोला को भेज के मंगवा लेना। जी ठीक है। और दादी ने ऊपर बुलाया। दादी ने बुलाया? क्यों? वो तो ऊपर जाके ही मालूम पड़ेगा। वेल, अगर आप फोर्स कर रही हैं तो आप एक के बजाय 2 गोलियां खा सकती हैं, लेकिन मजबूरी में। क्या हुआ दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? ये क्या मुंह उठाए चली आई है? पराए मर्द के सामने चुन्नी नहीं दी जाती तुझसे? बोला को बोल मेरी दवाइयां लेके आए, और देख उसे हिसाब से पैसे देना, ये तो बीड़ियां फूकता हुआ जाएगा। जा। भोला, ये पर्ची लो और दवाई लेके आओ। अभी? हाँ अभी, और क्या। वैसे ये बाजार आने जाने में तुम्हें 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अभी मैं मालकिन के लिए पानी गर्म कर रहा हूँ। आपको तो मालूम है कि मालकिन गीजर के पानी से नहीं नहाती। फिर इस पानी को जाकर बाथरूम में रखूंगा, फिर उनको बुलाऊंगा, उन्हें चाय दूंगा। ये सब कौन करेगा? ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाके पहले दवाई लेके आओ। ठीक है दीदी जी। पूजा जी, कहीं आपको दादी जी की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? यही कहने के लिए मैं आया था। जी नहीं। अरे ये क्या कर रही है? छोड़िए, मैं कर देता हूँ। जी नहीं, मैं ले लूंगी। पूजा जी, मर्दाना काम है, काफी गर्म है, वजन है, मैं कर देता हूँ, आप जाइए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपको आपकी दादी जी की कसम अब मानेंगे? ठीक है, मैं दादी माँ को बुला के लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये भी सीखो। अरे ये तो बहुत गर्म है, गैस बंद कर दो। क्या कर दिया तुमने? ओह गॉड! मैं कहती हूँ, जरूरत ही क्या थी दूसरे की आग में हाथ जलाने की? दूसरे के? मैडम, वो आपकी सगी बहन है, जिनकी वजह से हाथ जला है। तो क्या हुआ? आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सिर्फ आपको चाहती हूँ श्रीकांत, मैं आपको दिल से चाहती हूँ। मैडम, ये मत भूलिएगा कि अगर आपकी दादी अम्मा को ये बात पता चल गई तो हमारा इस घर में आना जाना बंद हो जाएगा। वो पता है, वो चाहे तो हम दोनों बहन की शादी भी ना होने दे, लेकिन मेरा नाम भी मंजू है। मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहती हूँ। और वैसे मैं आपको चाहती हूँ। रानी, डॉक्टर यहाँ बार बार क्यों आता है? और आता भी है तो दवाइयां देकर चलता क्यों नहीं बनता? यह रोकने की क्या जरूरत है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, तुम्हें तो इसलिए पसंद नहीं है ना, क्योंकि उसके आने से माँ की तबीयत जो सुधरने लगती है। डोंट वरी मॉम, दादी माँ का जो गारंटी पीरियड है वो खत्म हो चुका है। अभी डॉक्टर की सर्विसिंग भी उन्हें ज्यादा चला नहीं पाएगी। वैसे भी वो हमेशा डरती रहती है, किसी दिन झटका लगा तो। पता नहीं
वो झटका कब लगेगा? ये लीजिए मालकिन, आपके लिए दूध और आपकी दवा। मेरे सर पे रखेगा? रख दे वहां। तू क्या मेरे हाथों से दबा रही है? कामचोर को सर दबाना भी नहीं आता। जा। दादी माँ, याद करके नींद की गोली ले लेना और ध्यान रखिए, एक से ज्यादा गोली मत लेना। मुझे मत सिखा, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया। जा, मुझे आराम करने दे। दादी माँ, ये दूध पीना मत भूलना। मैं पी लूंगी। मुझे दूध पीती बच्ची समझा है क्या? चल जा। बोला मालकिन जाग गई क्या? अभी कहां साहब, सबसे पहले मैं उनके लिए पानी गर्म करूंगा, फिर मंजन, तौलिया, कपड़े उनके बाथरूम में रखूंगा, तब जाकर कहीं उनको जगाऊंगा। नहीं तो वो जागते ही हमको वो गालियां सुनाएंगी कि नानी याद आ जाएंगी। उठिए मालकिन, सुबह हो गई है। मैं आपके लिए चाय लेके आया हूं। मालकिन, मैंने आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मुझे लीलावती जी ने यहां पर बुलाया है। उनका तो देहांत हो गया है। शी इज नो मोर। कब हुआ ये? पता नहीं, रात तक तो ठीक थे। सुबह जब भोला उठाने गया तो उसने देखा कि ये नींद की गोलियां हैं। ये नींद की गोलियां लेती थी? हाँ, नींद न आने की शिकायत थी इनको। और अब देखिए ना, ऐसी गहरी नींद में सोई है कि अब कभी नहीं उठने वाली। ये नींद की गोलियां मैंने किसने दी? जी मैंने दी थी। जी मैं डॉक्टर श्रीकांत, मैं ही इनका इलाज कर रहा था।
डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इनकी मौत की वजह इनकी बीमारी थी या कोई और बात थी? देखिए, इस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हार्ट फेल भी हो सकता है या कोई और वजह। इन्होंने मुझे फोन किया था और फोन पे कुछ कहना चाह रही थी, और अब जब मैं यहाँ पर आया हूं तो अचानक ये इनकी मौत मुझे नेचुरल नहीं लग रही। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? देखिए, एग्जामिनेशन के बगैर कुछ कहना इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है। सो इन दैट केस मुझे लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? जी हाँ, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, प्लीज कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। रसफ, अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ पर आ जाओ। मुझे एम्बुलेंस भी चाहिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना। पता नोट करो। भाई और भाभी की एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद मां के दिमाग पर बड़ा गहरा सदमा लगा था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई औरत बड़ा सा खंजर लिए उन्हें मारने आ रही हो। औरत? जी हाँ, हमने उन्हें बहुत समझाया कि ये उनका वहम है, मगर वो हो सकता है कि ये उनका वहम ना हो और एक्चुअली कोई उन्हें डरा डरा कर मार देना चाहता हो। सर, इस घर में दादी से सब लोग परेशान जरूर थे, लेकिन इस हद तक तो कोई नहीं जा सकता। हो सकता है शायद इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया और वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कोई उन्हें मार देना चाहता है। शायद इसीलिए उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो गई थी। मैंने उन्हें नींद की गोलियां भी प्रिस्क्राइब की और सेम टाइम उन्हें वार्न भी किया था कि अगर उन्होंने ये गोलियां ज्यादा ली तो उनके सेहत के लिए ये हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन उस वार्निंग के बावजूद वो कुछ ज्यादा गोलियां खाने लगी थी। कल ही नई शीशी मंगवानी पड़ी थी। हाँ, उन्होंने खुद भी कहा था कि अब दवाइयां असर नहीं करती, तो शायद उन्होंने ज्यादा गोलियां ले ली। और आमतौर पे गोली दवाई उन्हें आप देती थी, तब तो वो नींद की गोलियां भी आप ही देती होंगी? जी नहीं, रात को जब उन्हें नींद नहीं आती थी तो वो खुद ही बोतल खोल के दवाइयां ले लेती थी। वो जो नई शीशी थी वहां पर पड़ी हुई, वो आप ही ने खोली थी? जी नहीं, मैंने नहीं दी। शायद भोला ने दे दी हो। नहीं साहब, हमने शीशी ज्यों की त्यों ला के रख दी थी। उस समय पूजा बिटिया भी यही थी। बोला उस समय दादी माँ के पास कोई आया था क्या, उन्हें कुछ देने या फिर उनकी सेवा करने? किसकी मती मारे के साहब जो यहाँ आता। मालकिन पूजा बिटिया के अलावा अपने पास किसी को फटकने देती ही नहीं थी। ऐसी खरी खोटी सुनाती थी कि आग लग जाए। तो फिर ये शीशी किसने खोली भोला? हो सकता है मालकिन ने खुद ही खोल ली हो। बोला सील पैक शीशी को यूं बिना किसी मदद के खोलना इतना आसान नहीं है। सर, शीशी का ढक्कन हमें बेड के नीचे से मिल गया है।
मुझे मंजू से ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? कल रात मंजू अपने कमरे में नहीं थी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि... हाँ, मैं जानती हूँ कि मंजू तुमसे प्यार करती है, लेकिन दादी कभी इसकी इजाजत नहीं देती। देखो पूजा, तुम्हें गलतफहमी होगी। मुझे नहीं लगता कि मंजू ऐसा कोई काम करेगी। मंजू वही लड़की है जो रात को दादी को खंजर लेके डराया करती थी। क्या? जी हाँ, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये लंबे बालों वाली विग और ये खंजर जो हमें मिस मंजू के बेडरूम से बरामद हुआ। बाय द वे, मिस मंजू इस वक्त हैं कहां? शीज ओके, बेहोशी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल गीजर का कोई तार पाइप से टच कर गया था और उसी की वजह से पानी में करंट आ गया। क्या? जी हाँ, ये तो मिस मंजू की किस्मत अच्छी थी, वरना 440 वोल्ट का झटका इनकी जान ले सकता था। मैंने तो सोचा था कि मैं आज ही घर वापस चला जाऊंगा, लेकिन मंजू के हादसे के बाद पता नहीं, मैं जा नहीं सका। ये हादसा नहीं था श्रीकांत बाबू, किसी ने उस गीजर की तारों के साथ छेड़छाड़ की है। इंस्पेक्टर भारत, आपके कहने का मतलब है कि... जी हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। किसी ने मिस मंजू को मारने की कोशिश की है और अब मुझे यकीन हो चला है कि लीलावती जी का खून ही हुआ था। ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर भारत जी, डॉक्टर वर्मा, कहिए क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? हाँ, और वो दूध का गिलास? आई सी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वर्मा, थैंक यू। सर, मंजू को होश आ गया है। गुड। हाँ, लीलावती जी की मौत और मिस मंजू को मारने की कोशिश। क्या? जी हाँ, मिस मंजू पर जानलेवा हमला और लीलावती जी की मौत। लीलावती जी की मौत नेचुरल नहीं थी, स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज दे के उन्हें मारा गया था। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। मगर ये आप कैसे कह सकते? बात दरअसल ये है अनिरुद्ध बाबू की लीलावती जी यानी दादी माँ के बगल में जो वो दूध का ग्लास बचा हुआ मिला था, उसमें वो स्लीपिंग पिल्स की कुछ गोलियों के अंश बचे हुए थे, उसकी मात्रा कुछ ज्यादा थी।
लेकिन हो सकता है दादी माँ को गोलियां निकलने में कोई प्रॉब्लम होती है। गोलियां उन्होंने खुद ही खोली हो। वैसे करण बाबू, आपने कौड़ी बड़ी दूर की फेंकी है, तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि वो ब्रांड न्यू शीशी दादी माँ ने खुद अपने हाथों से खोली। जाहिर शीशी खोलना कोई मुश्किल काम तो नहीं। जी हाँ शांति देवी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जाहिर है शीशी खोलना कोई मुश्किल काम तो नहीं, बड़ा आसान काम है, लेकिन वो शीशी दादी माँ ने नहीं, किसी और ने खोली थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी उस शीशी का ढक्कन खोला है, उसके फिंगरप्रिंट्स यहां मौजूद आप लोगों में से किसी एक के हैं। इंस्पेक्टर, आपका मतलब है कि कातिल इस वक्त यहां पर मौजूद है? जी हाँ, और अब यहां पर मौजूद हर एक शख्स को वैसी ही एक शीशी खोलनी पड़ेगी ताकि बरामद किए गए ढक्कन के साथ आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाएं। श्रीवास्तव सर, अनिरुद्ध बाबू, शुरुआत आपसे होगी, प्लीज। थैंक यू, यू मे गो। शांति देवी, साड़ी से नहीं, हाथों से। 2 उंगलियां, 1 अंगूठा, राइट हैंड। थैंक यू, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट। बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से। थैंक यू, जा सकते हो। Now you, madam, please. सॉरी इंस्पेक्टर, बॉटल तो टूट गई। नो प्रॉब्लम मिस मंजू, बॉटल टूट गई तो क्या हुआ? बॉटल का ढक्कन तो सलामत है। हमें तो सिर्फ फिंगरप्रिंट से मतलब है। अभी आप अपनी 2 उंगलियों से और 1 अंगूठे से यूं ढक्कन उठाकर बाहर रखेंगे, प्लीज। थैंक यू, यू मे गो मैम। डॉक्टर साहब जी, आप प्लीज।
आई कांट डू इट इंस्पेक्टर, मेरी राइट हैंड की उंगलियां जली हुई हैं। कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर भारत, जब मैंने आपसे कह दिया कि मेरे राइट हैंड की उंगलियां जली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि जली हुई उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स कहीं आते होंगे। फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, ये पता लगाना हमारा काम है, आपका नहीं। आप अपना काम कीजिए। मैंने आपसे कहा कि कोशिश कीजिए, तो कीजिए। इंस्पेक्टर, मैं नहीं खोल सकता इस हाथ से, ये जली हुई उंगलियां हैं। और मैंने आपसे कहा कि आप खोल सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, बोतल तो आपको खोलनी पड़ेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। नाउ प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, डू इट। अभी आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो लीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बस मैं यही जताना चाहता हूं। ढक्कन हमें दादी मां के कमरे से बरामद हुआ है, उस पर उंगलियों के नहीं बल्कि दांतों के निशान थे। ठीक है, ऐसे आखिर के 3 दांतों के। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दादी मां के साइड के दांत तो थे ही नहीं, सामने के थोड़े से दांत बचे थे। और यहां पर मौजूद किसी ने भी शीशी दांतों से नहीं खोली। इसके मायने क्या हुए आपको समझाना पड़ेगा। तुमने दादी की हत्या की, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था। मैं अपने गरीबी से तंग आ चुका था और मैं अपनी इस डॉक्टर की प्रैक्टिस से कभी अमीर नहीं बन सकता था। इसीलिए जब कल मंजू के जाने के बाद लीलावती जी ने जो बात मुझसे कही। अच्छा, एक बात बताइए, आप इन लोगों से हमेशा इतना नाराज क्यों रहती हैं? इधर आ। इसलिए कि ये लोग सब मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। और एक बात बताऊं, ये दोनों लड़कियां हैं ना, ये मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वसीयत में इनके नाम कर दी। ये किसी को बताना नहीं। मेरा यकीन मानिए, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे अमीर बनने का रास्ता खुल गया और मैंने प्लान बनाया। प्लान बनाते ही सीधे रात को मैं लीलावती जी के कमरे में घुस गया। कौन है? लीलावती जी, मैं श्रीकांत। ये देखने आया था कि आपको नींद आ रही है कि नहीं। नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही मुझे। तू एक काम कर, वो नींद की गोली दे ही दे मुझे। जी जरूर।
मुझे भी आपको बहुत सुकून की नींद आ जाएगी, इत्मीनान से सो जाओगी। और इस तरह मैंने अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार गिरा दी। लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो तुम्हें चाहती थी। मंजू जी, ये आपको नहीं, आपकी बड़ी दीदी मिस पूजा को चाहते थे, और इन्हें अच्छी तरह पता था कि मिस पूजा भी इन्हें चाहती हैं। क्यों श्रीकांत बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्सेदार को जिंदा नहीं देखना चाहता था। लेकिन मंजू, तुम खुशकिस्मत रही कि तुम बच गई। हाँ, मैं अमीर तो नहीं बन सका, लेकिन मुजरिम जरूर बन गया। पूजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। श्रीकांत बाबू, डॉक्टर्स को लोग एक मसीहा समझते हैं। वो लोगों को जान देते हैं, उनकी जान लेते नहीं। लेकिन आपने तो किसी की जान ले ली। आपसे गुजारिश है श्रीकांत बाबू, या आप किसी से कहिएगा मत कि आप एक डॉक्टर हैं, वरना इस समाज, इस दुनिया का इस पेशे पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं आपको लीलावती के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतने कम पैसों में हमें 20 साइट पर इतना बड़ा बंगला मिल गया, और वो भी पूरे फर्नीचर के साथ। ये तो कमाल है। मुझे लगता है कि अब पापा मम्मी को यहाँ बुला लेना चाहिए। ओहो, अभी आज ही तो आए हैं, बुला लेना। थोड़े दिन मुझे भी शांति से रहने दो। ये आवाज कैसी? ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देखता हूँ। हाँ, अंदर। इंस्पेक्टर भारत, हमें लगता है ये हवेली भूतिया है। हमने इसे आज ही किराए पे लिया था, लेकिन हम कल छोड़कर चले जाएंगे इसे। जिस हिसाब से आपकी पत्नी चीखी,
ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली है जिससे इनके दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। मेरा भी यही ख्याल है कि इसने ऐसे कुछ भूत प्रेत देख लिए हैं जिससे ये अपने होश हवास खो बैठी है। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता। इस हवेली में दूसरा ही कोई चक्कर है। वो चक्कर क्या है मैं ये जानकर ही चैन लूंगा। इस हवेली का मालिक कौन है? जी मैं हूं यहाँ का मालिक। खादिम को वेद प्रकाश शर्मा कहते हैं। कर्नल रंजीत, मेजर बलवान। हेलो हेलो, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? हमें आपकी हवेली किराए पे चाहिए। अरे वाह वाह, बड़ी सुंदर हवेली है और किराया भी बहुत कम। हवेली पसंद आनी चाहिए, किराया नो प्रॉब्लम। वो तो जरूर आएगी। एडवांस। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अरे पाठक साहब, इन्हें हवेली दिखा दीजिए। जी सर। आपकी तारीफ। ये हमारे मैनेजर हैं मिस्टर पाठक। हाय डैड। क्या बात है डैड, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे। इन्हें जब पैसों की जरूरत होती है तो मैं बड़ा स्मार्ट लगने लगता हूँ। बाय द वे कर्नल, मीट माय डॉटर अरुंधति। वेरी स्वीट डॉटर। कैसी हो बेटा? और ये है कर्नल रंजीत और इनके साथ है मेजर बलवान। मेजर बलवान। अब ये हवेली में रहेंगे। ओह, तो ऐसा कहिए ना कि आज के दिन ये लोग वहां रहेंगे। What do you mean? नहीं नहीं, मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। ओ, सिर्फ मजाक ही कर रही है ना? अरे भाई पाठक साहब, इन्हें हवेली दिखाइए ना। एक्सक्यूज मी। आइए सर। जगह वाकई खूबसूरत है। यस कर्नल, और यहाँ की तमाम पेंटिंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं। आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी सर। यहाँ हर चीज का पूरा इंतजाम है। गुड, वेरी गुड। ओके सर, मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल बेल का स्विच दबा देना। घंटी बाहर कोठी में लगी हुई है। हैव अ गुड डे सर। Halt! हमें ऐसा लगता है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। इससे पहले कहां काम करते थे जवान? काफी जगह काम किया है सर। एक दो आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ भी काम किया है। हो सकता है आपने वहीं देखा हो। क्या नाम बताया आपने अपना? पाठक, सुरेंद्र मोहन पाठक सर। मैं चलूं सर? कोई शक? थैंक यू सर। सुरेंद्र मोहन पाठक। हमें पूरा यकीन है श्रीवास्तव की इस आदमी से हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि ये नाम हमने पहली बार सुना है, पाठक। शर्म आनी चाहिए आपको, ये जानते हुए कि वो लोग वहां एक दिन से ज्यादा भी नहीं रह पाएंगे। अपने पूरे साल का किराया एडवांस में वसूल कर लिया। रीमा बिल्कुल ठीक कर रही है। बेस साहब, आपको वो हवेली किराए पे लगानी नहीं चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि आप उस हवेली को बेच ही क्यों नहीं देते? वो मेरी पुश्तैनी हवेली है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूं? अच्छा, वहां ऐसा कौन सा खजाना दफन है? भूत ही तो रहते हैं वहां।
सर यहां आ तो गए हैं हम, लेकिन करना क्या होगा हमें? इंतजार। मेजर, भूतों से मुलाकात का इंतजार। गुड मॉर्निंग कर्नल रंजीत। मेरा नाम कुमार है, कुमार कश्यप। मुझे रीमा जड़प। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने के लिए? हमने पहले ही कह दिया था कि हमें यहां किसी की दखल अंदाजी कतई मंजूर नहीं। देखिए, मुझे रीमा मिसेस शर्मा ने यहां भेजा है और हम ये हवेली आपको नहीं दे सकते और हम आपका एडवांस पैसा आपको वापस करने आए। What do you mean नहीं दे सकते? ये हवेली हम ऑलरेडी ले चुके हैं जवान। मेजर, कोई शक? नो शक कर्नल। कर्नल साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये हम अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन इस जगह में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो ठीक है, लेकिन शायद वेद साहब ने आपको पूरी बात नहीं बताई। ये हवेली प्रेतात्माओं से ग्रस्त है और यहाँ भूतों का भी डेरा है। भूतों का डेरा? बहुत खूब। हमें भूत बहुत पसंद है मेजर, और अब हम भूतों का शिकार करेंगे। पछताएंगे वो लोग। जब कोई हादसा होगा ना, तब समझ आएगी उन लोगों को। कल ही हवेली छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे। अरे तुम एक बहादुर पति की बहादुर पत्नी हो, तुम क्यों चिंता करती हो? और फिर वो कर्नल है, वो ऐसे भूतों वूतों से डरने वाला नहीं। हाय मनोज, तुम्हें कितनी बार कहा है कि दीवार फलांकर मत आया करो। क्या करूं डार्लिंग, तुमसे मिलने के लिए दिल इतना बेचैन था कि मजबूरन मुझे आना ही पड़ा। मगर किसी ने देख लिया तो? मैं तो चाहता हूँ लोग देखें, दुनिया जाने, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम घर वालों को मेरे बारे में बता सको। क्या बताऊं मैं उनको? ये कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास एक छोटी मोटी नौकरी तक नहीं है। और ये सुनकर मेरी मम्मी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? यही कहेंगी ना कि मैंने तुम्हारे डैडी की दौलत हड़पने के लिए तुमसे प्यार किया। उनका भी यही कहना है, और अब वो चाहती हैं कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार कुमार के साथ मेरी शादी हो जाए, ताकि जायदाद उनके ही कब्जे में रहे। क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हारे डैडी भी यही चाहते हैं? नहीं, लेकिन तुमको तो पता है कि मेरी मम्मी के आगे डैडी की एक नहीं चलती। लेकिन तुम्हारी मम्मी के मना करने के बावजूद भी तुम्हारे डैडी हवेली को तो भाड़े पर चढ़ा दिया ना। हवेली भाड़े पे देने से क्या होता है? देख लेना, ये किराएदार भी अब एक रात का मेहमान होगा। सर, काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन भूत के दर्शन अभी तक नहीं हुए। वो ऐसा है श्रीवास्तव कि भूत अक्सर आधी रात के बाद पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, और अभी आधी रात होने में 2 मिनट बाकी हैं। सर, ये लाइट को क्या हुआ? खामोश, मैं देखता हूं। कौन है? कौन है?
देखा आपने, आपके जरा से लालच के वजह से एक आदमी की जान जा सकती थी। आपने जानबूझ के उनको मौत के मुंह में ढकेला है। ये तो अच्छा हुआ कि मेजर का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, वरना इस हवेली के साथ एक मौत की कहानी और जुड़ जाती। अब ये फजूल की बातें आप लोग छोड़िए और ये सोचिए, अगर कर्नल रंजीत पुलिस के पास चले गए तो आप लोग सब क्या जवाब देंगे? पुलिस? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। घबराइए मत। मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, हम फौजी कभी पुलिस के पास नहीं जाते, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और एक बहादुर सिपाही की तरह अपनी शिकस्त जिंदा दिली से कबूल करते हैं। मेजर, कोई शक? बेशक, नो शक। कर्नल साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप हवेली छोड़ के जा रहे हैं? हमारे एक साथी के जख्मी होने की वजह से हम बैक मार्च कर रहे हैं। बाय बाय। बाय 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 बाय। मेजर सर, कम विथ मी। सर, क्या वाकई ये काम हम लोग आधा छोड़ के ही जाएंगे? बात को समझा करो श्रीवास्तव, असली काम अब शुरू होगा। वेद जी की पर्सनल डायरी? ये डोर बेल का स्विच यहां पर? सर, ये स्विच, ऐसे स्विच या तो अक्सर बेड के पास हुआ करते हैं या फिर एसटीडीज में। यहां पर इस स्विच का होना। श्रीवास्तव, इसे दबा के देखते हैं कि ये कहां बचता है। कोई आवाज सुनाई दी? सर, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आई थिंक या तो ये स्विच खराब है या इसकी आवाज बाहर के गेस्ट हाउस में सुनाई पड़ती होगी। शायद। मैंने प्रकाश भारती को रख लिया है। ये आदमी मेरे काम का साबित हो सकता है। मैंने प्रकाश भारती
श्रीवास्तव, ये नाम मैंने पहले कभी सुना है। हो सकता है सर कि ये नाम आपने पहले कभी सुना हो, अक्सर ऐसा होता भी है। और देखिए, उस दिन जब आप पाठक से मिले थे तब भी आपको डाउट हुआ था कि आप उस आदमी को पहचानते हैं, मगर सुरेंद्र मोहन पाठक और प्रकाश भारती एक ही शख्स के दो इलेहदा नाम हैं श्रीवास्तव। लेकिन ये भारती और पाठक हैं कौन, ये अभी तक मैं पता नहीं लग पाया। एक नॉन क्रिमिनल है श्रीवास्तव, सजायाफ्ता मुजरिम, असेंबल गन्स को तोड़ मरोड़ के एक नई गन बनाने का बादशाह। इस चीज में माहिर आदमी है ये। लेकिन ये माहिर आदमी यहां पर क्या कर रहा है? इसका यहां पर क्या काम है? सर, ये भी हो सकता है कि भूतों का सारा चक्कर इस आदमी का ही चलाया हुआ हो। नहीं श्रीवास्तव, इस सारी गेम के पीछे कोई और है श्रीवास्तव। कुमार, ये क्या शरारत है? तुम तो मुझे ही डराने चले आए। कुमार, इस मुखौटे से तो तुम उन बेवकूफ किराएदारों को डराया करो जिन्हें मेरा पति जबरदस्ती से यहाँ रखने की कोशिश करता है, क्या समझे? कुमार, अगर तुम्हें और मुझे वेद ने यहाँ इस मुखौटे के साथ देखा ना, तो वो सारा खेल समझ जाएगा। क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कर्नल रंजीत? जी हाँ। तो अब मेरी समझ में आई यहां की सारी गेम मिसेस शर्मा, और अब बहुत जल्द आपकी ये गेम आपके पति को पता चलने वाली है। जी हाँ मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, ये जो आपकी हवेली में भूतों का चक्कर है ना, दरअसल आपकी हवेली में कोई भूत नहीं है। ये चक्कर आपकी इस धर्मपत्नी ने चलाया है। ऐसा ही एक मास्क एक मिस्टर कुमार साहब के पास भी है, जो मास्क पहनकर हवेली में लोगों को डराया करते हैं ताकि इस हवेली में भूतों के डर से कोई आए ना। और आपकी पत्नी और कुमार उस हवेली में बड़े आराम से मिल सकें और इश्क फरमा सकें। वो हवेली इन दोनों के लिए एक अय्याशी का अड्डा है, मीटिंग पॉइंट है। ये सब बकवास है, झूठ है ये सब। हाँ, अगर ये बकवास है तो फिर ये क्या है? ये लव लेटर्स जो आपके प्रेमी कुमार साहब ने आपको लिखे हैं। है कोई जवाब इसका आपके पास? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं वेद, ये सब झूठ है, मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है?
मेरे प्यार और विश्वास का ये सिला दिया तुमने। नहीं वेद, तुम्हारी हर बात, हर ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। फिर क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? शर्म आनी चाहिए। वेद, वेद क्या हुआ वेद? क्या हुआ? काश ये दिन देखने से पहले ही अच्छा होता अगर मैं। नहीं वेद, रीमा, रीमा, फाटक देखो उधर कोई है। रीमा, रीमा, रीमा क्या हो गया तुम्हें? वो नीचे कूद गया कर्नल। उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उससे पहले ही वो वैसे ये तो मर चुका है। इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो श्रीवास्तव। राइट सर। बट कर्नल, पोस्टमार्टम करवाना तो पुलिस का काम होता है और आप तो इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत? यकीन नहीं होता कि रीमा दौलत की खातिर इस कदर गिर जाएगी। देखा डैडी, कुदरत का इंसाफ। कुमार ने वो गोली चलाई थी आग के ऊपर और उसी गोली से मम्मी की मौत हो गई। और बेचारा खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। आखिर में उसको उसके किए की सजा मिलेगी। मनोज बाबू, सजा उसे खुद ब खुद नहीं मिली, बल्कि सजा उसे दी गई है जानबूझकर। क्या? जी हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार की मौत छत से गिर के नहीं हुई थी, बल्कि वो तो 2 घंटे पहले ही मर चुका था। छत से तो सिर्फ उसकी लाश गिराई गई। ये कैसे हो सकता है? अगर कुमार की मौत पहले ही हो चुकी थी तो फिर वो गोली किसने चलाई? You're right. लेकिन ये सब किया किसने है? लेकिन ये सब किया किसने है? आपने। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? उस वक्त मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर था जब गोली चली थी। मैं आपको बताता हूं वेद बाबू कि कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। आप अपनी पत्नी के साथ इमोशनल सीन करते हुए अपनी पत्नी को उस पॉइंट तक ले गए जहां से आपने अपनी पत्नी को गोली मारनी थी। रीमा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी
तो सुनिए। हार्ट अटैक का आपने ड्रामा किया। जब आप कोलैप्स होते हुए नीचे जा रहे थे तब आपने वो स्विच दबाया। काश ये दिन देखने से पहले ही मैं वहां से गोली चली, आपकी पत्नी को गोली लगी। आप चिल्लाए। पाठक दौड़ के टेरेस की तरफ गया। इससे पहले कि मैं टेरेस पे पहुंचता, पाठक कुमार की लाश को टेरेस से नीचे फेंक चुका था। यह साबित करने के लिए कि कुमार ने यह खून किया है और अफरा तफरी में कुमार टेरेस से गिर के मर गया। कुमार की ठंडी लाश देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा वेद बाबू कि यह खून कुमार ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। और तभी मुझे आपके स्विच का राज समझ में आया। लेकिन किसी स्विच के दबाने से रिवॉल्वर कैसे चल सकती है? श्रीवास्तव, ये वो जगह है जहां मिसेस शर्मा खड़ी थी। मिसेस शर्मा आपकी दूसरी मम्मी। और यह है वो स्विच जो आपके डैडी ने दबाया था। अब जरा उस घड़ी की तरफ गौर कीजिए और मैं ये स्विच दबाता हूं। ये वेद बाबू, अब भी आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं या खुद कुछ कहेंगे? नहीं इंस्पेक्टर, तुमने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन रीमा को कत्ल करके मैंने कोई गलती नहीं की। मैं जानता था कि वो दौलत की दीवानी है, लेकिन दौलत के लिए इतनी गिर जाएगी ये नहीं जानता था। फिर हवेली में भूतों की वारदातों ने मेरे दिल में तो शक पैदा कर ही दिया था। जब मैं हवेली में पहुंचा तो मैंने देखा अरे यार, तेरा पति भी अजीब पागल है। हम बार बार किराएदारों को भगा देते हैं और वो हर बार नए किराएदार ले आता है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों की तो बात है। पहले ही 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं। गारंटी तो कब की खत्म हो चुकी है। और वैसे मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि अरुंधति की शादी होगी तो सिर्फ कुमार से, यानी तुमसे। तुम तो जानते हो कि वो मुझे मना कर ही नहीं सकता। वाह, क्या आइडिया है। इस बुढ़े के मरने के बाद हम अरुंधति को भी खत्म कर देंगे और फिर सारी दौलत हमारी होगी। बेवफाई में शायद बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन अपने साथ साथ उसे जब मेरी बेटी को भी, तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा।
उसीलिए मैंने प्रकाश को यहां बुला लिया। डैड, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया? नहीं बेटा, ये तो मैंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किया। मगर आई एम सॉरी वेद बाबू, लेकिन एक गलती से दूसरी गलती को नहीं सुधारा जा सकता। अगर गलतियों का प्रायश्चित करना हो तब भी गलती से भी गलती को सुधारा नहीं जा सकता, इसीलिए आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको और प्रकाश भारती उर्फ सुरेंद्र मोहन पाठक को एक नहीं बल्कि दो कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।